हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सामान्य विज्ञान में घटना चक्र के प्रीवियस ईयर में साइंस में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट का भी हम अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चंस RO और UP PCS और BO के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी BO और RO का फॉर्म तो नहीं आया है, लेकिन अगर हम अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तभी तो हम पूरे चैप्टर कवर कर पाएंगे घटना चक्र के। नहीं तो लास्ट टाइम में फिर आधा अधूरा ही पढ़ पाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो एक बार सिर्फ पढ़ने से नहीं आता है, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। इसीलिए उन स्टूडेंट से यही कहना है जो भी सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं और फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपने समय को मत गंवाइए और ये वीडियो देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? ये जड़त्व के नियम से, जड़ता का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति करता रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता, बाह्य बल। यानी कि कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वह गति अवस्था में रहेगी, और अगर जड़ विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी। यही न्यूटन का पहला नियम है, तो इस ऑप्शन होगा बी सही। हमारा दूसरा प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम में। इसका आंसर होगा बी सही। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर चढ़कर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, अगर कोई भी वो अंदर सांस गहरी खींचेगा तो उसका आयतन भी बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो क्या उसका तराजू की रीडिंग भी बढ़ेगी। इसमें दिया हुआ है, व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रकरण पर कार्य करती है। तो अब जान लेते हैं अपकेंद्रीय बल क्या होता है। अपकेंद्रीय बल वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्र के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर होती है। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन जब चलती है या कोई मशीन है जिसमें वो दूध से अलग किया जाता है क्रीम को, देखिए कपड़ा साफ़ करने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है, प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन को प्रक्षालन मशीन कहते हैं, किस कार्य प्रणाली का सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रीकरण कार्य प्रणाली पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो इसमें कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वे सदिश कहलाती हैं, और जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। हम लोगों ने एक ट्रिक निकाला था कि सदिश राशि और अदिश राशि की कैसे पहचान करें। तो जिन शब्दों में वाह होता था, मतलब जिन राशियों में वाह है, जैसे इसमें देखिए बल है, बल को छोड़ करके, बल ये ट्रिक है, बल को छोड़ दीजिए, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन एक अदिश राशि है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए वो काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? देखिए सदिश राशि है, जिसमें वाह होगा वही सदिश राशि होंगी। तो संवेग ऊर्जा में नहीं है, दाब में नहीं है, कार्य में नहीं है। ये एक तो शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन हमें अपने नियम से ही करना चाहिए कि हमें समझ लेना चाहिए जिनमें परिमाण और दिशा होती है उन्हीं राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। वो तो ट्रिक है याद करने के लिए आसान सी कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? देखिए सदिश राशियों में क्या, विस्थापन, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो मोमेंटम और वेग में क्या संबंध होता है? मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी। ये नीचे दिया हुआ है, इसमें देखिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसलिए द्रव्यमान को इधर कर देंगे तो फिर संवेग ऊपर हो गया, वेग नीचे हो गया, तो ऑप्शन सी सही है। द्रव्यमान ने, भौतिक राशि द्रव्यमान में प्राप्त की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बल किसके गुणनफल के बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के। बल F इक्वल टू एम ए, तो बल इक्वल टू एम ए, तो किसके? m मास एंड a त्वरण। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हों, मतलब कि क्या करना है इस क्वेश्चन में कि किसी के घन का आयतन लेना है। पहले देखिए, किसी के घन का आयतन L3, मतलब L घन की एक भुजा है और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? 6L²। तो दोनों को आपस में, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? संख्याएं समान है दोनों की, तो इन दोनों से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये देखिए, फिर उसके बाद L3 और L2 कट जाएगा, 3 और 2 कट जाएगा ऊपर से, तो क्या बचेगा? 1L/6। तो उन्होंने पूछा है लंबाई की माप पूछी है, घन के लंबाई की माप, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा संरक्षण, इसका आशय क्या है? ऊर्जा को ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा का। जब हवा चलती है तो वो जो पंखे लगे होते हैं, पवन चक्की गोल गोल घूमती है, तो उससे वह विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखिए, हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों, लिखा भी हुआ है, हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अंदर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो 14 का आंसर होगा गतिज ऊर्जा। वही क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं, बस इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आरओ का एग्ज़ाम है या बीईओ का, इसमें आप देखेंगे वही क्वेश्चन आए हैं जो रिपीट हुए हैं, और अगर हम इनको सही तरीके से याद कर लें तो फिर हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? यानी कि इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, यानी कि जब हम बैठे हुए रहते हैं तो हम स्थिर रहते हैं और उसी में हमारी बॉडी रहना चाहती है। इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, क्या है? यात्री ट्रेन में एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है वह गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु जो ऊपरी हिस्सा होता है वे स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहने का प्रयत्न करता है, इसलिए हमारा शरीर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है यदि कोई तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, तो इसका संवेग h परिवर्तित हो सकता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ए और दो दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए, आईएएस का क्वेश्चन है, घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति गति नहीं कर सकता। क्या? घर्षणहीन, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति को एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम विपरीत दिशा में गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो पूर्णतः सत्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों कठिन है बर्फ पर चलना? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। क्या होता है? कम घर्षण होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सड़क पर चलने में हमें इसलिए आसानी होती है क्योंकि पृथ्वी पर
उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण उत्पन्न होता है, लेकिन जब और खुरदरी सतह के कारण ही उस पर पैर टिकता है और पृथ्वी को पीछे ढकेलता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है, इस पर उस पर चलना कठिन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार गाड़ी चलाने के बाद घर्षण कम हो जाता है। देखते नहीं, जब शुरुआत में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो चलने लगती है तो फिर एक बार चलने पर उसमें घर्षण कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान्य मनुष्य के द्रव्यमान्य से कितना गुना है। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। कैसे? मानव व्यक्ति का द्रव्यमान्य m है और नाव का द्रव्यमान्य n है। तो नाव और व्यक्ति का द्रव्यमान्य कूदने से पूर्व उसका संवेग कितना है? 0 है, जब वो कूदा नहीं है तब। और फिर कूदने के बाद दोनों का संवेग कितना हो गया है? m × 5 माइनस n × 0.5, क्योंकि संवेग क्या होता है? m × और v। तो इसमें देखिए m × 5 माइनस n × 0.5 इक्वल टू 0, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। फिर आगे देखिए क्या है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 आंसर आएगा। अगला है, आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा। हमारा 20वां प्रश्न है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल, गतिज ऊर्जाएं समान है सबकी। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वो क्रमशः XYZ दूरी पर रुकें तो इसका जवाब क्या होगा? सी होगा। कैसे इसका जवाब सी होगा? यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए गए हैं तो वे समान दूरी पर रुकेंगी। मतलब कि जिनकी गतिज ऊर्जा भी समान है, उनका अवरोधक बल जो उस पर लगाया जा रहा है वो भी समान है, तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी, चाहे वह उसका मास पे कोई इफेक्ट फिर नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समान द्रव्यमान्य की वस्तु यानी m1 और m2 समान है तो m हो गया, और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर है 2:3। देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए, दो वस्तुओं का द्रव्यमान्य समान है, m है, और पहली वस्तु का वेग v1 और दूसरी का v2। तो पहले की गतिज ऊर्जा इतनी हुई, दूसरे की इतनी हुई। अब दोनों की गतिज ऊर्जा फिर उसको सॉल्व करेंगे तो k1 अपॉन k2 k1 अपॉन k2 1/2 mv², इसको सॉल्व करेंगे तो m कट जाएगा, v कट जाएगा, v1 v2 तो, और ये भी कट जाएगा। तो प्रश्नानुसार k1 k2/2 इक्वल टू 4/9, इसका तो वहाँ मान ही दिया हुआ है ना 4/9, तो फिर क्या बचेगा? और इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो जो ये सब जो कटेंगे v1² और इतना बचेगा। फिर आगे क्या होगा? फिर इनका ये जो पक्षांतर कर देंगे इधर की ओर, तो फिर दोनों ओर हमने वो वर्ग कर दिया तो इधर 2:3 बचेगा। तो इसका जवाब 2:3 होगा। ये रहा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कार में जो विरामावस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी
तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका जवाब होगा आंसर बी, या आर से कम होगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। किसी वस्तु में गतिक घर्षण अवलंबन प्रक्रिया के समानुपाती और स्थैतिक घर्षण से कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो तेल उसका होगा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई हो। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। इसको आप देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका जवाब होगा आंसर ए है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र ये है। देखिए कैसे है, v इक्वल टू यू ए होता है, तो ए टी बराबर यू माइनस वी माइनस यू है। तो ए को इधर करके टी को समय को नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए v इक्वल टू कण का अंतिम वेग, u इक्वल टू कण का प्रारंभिक वेग, ए त्वरण और टी समय है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की साइंस की प्रीवियस ईयर घटना चक्र के सभी क्वेश्चन। ये देखा होगा आपने, यूपीपीसीएस, पीसीएस, आरओ, आरओ और बीओ सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और यही क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। तो मैं इसी श्रृंखला में अब अगला कल प्रस्तुत करूँगी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।